Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and as you all know, we are taking daily news analysis here and today we will be discussing current affairs of 3rd May. Before beginning, let us see about our crash course. तो देखिए हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है 17 मार्च से और ये 20 जून तक चलेगा. इसके अलावा यहाँ पे हम आपका जो सिलेबस है उसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे. 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगी. इसके साथ जो फैकल्टीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको वो सब हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड हैं. इधर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज़ दिए हैं या फिर मेंस दिए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के. यहाँ पे आपको डाउट सेशन मिलेंगे. उसके अलावा सीसैट भी मिलेगा. स्टडी मटेरियल यहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेल कर सकते हैं. ये हमारे फैकल्टीज़ की डिटेल्स हैं. अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे दी हुई रजिस्ट्रेशन लिंक में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन इंडिया. ठीक है, अभी अभी हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में, तो इसीलिए रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज न्यूज़ में है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी रजिस्टर्ड एज रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इज एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन. तो देखो, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर किसी पार्टी को रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनना है तो उस बनने के लिए क्राइटेरिया ये है कि कम से कम उस पार्टी ने 6% जो वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं उस स्टेट के 6% वोट्स सिक्योर किए हों. ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली या जनरल इलेक्शन के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें 6% वैलिड वोट्स उन्होंने सिक्योर किए हों. सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ एंटाइटल्ड टू सम बेनिफिट्स लाइक नॉमिनेटिंग मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स एंड टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ ऑन दूरदर्शन. तो रिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टी होने का एक बेनिफिट ये है कि जो पार्टी है वो 40 स्टार कैंपेनर्स को नॉमिनेट कर सकती है और साथ ही उन्हें दूरदर्शन पे टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी. तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं. देखो, ये दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं. ठीक है, पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है. सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा. बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था. देखिए, कल ही यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के वो घोषित हुए हैं और देखा जा रहा है कि रीजनल पार्टीज़ ने यहाँ डोमिनेट किया है. ठीक है, कई सारे स्टेट्स जितने भी हैं इधर रीजनल पार्टीज़ ने डोमिनेट किया है. ये जो न्यूज़ है हमारे लिए पर से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, कि कौन सी पार्टी ने कहाँ पे कितने वोटों से जीती है, कितनी सीट से जीती है, यूपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये जो है यहाँ पे रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टीज़ और रिकॉग्नाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, पेपर 2 से ये रिलेट करेगा ये टॉपिक. ओके, अब देखिए ये जो पार्टीज़ हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बारे में आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए पहले हम उससे शुरू करते हैं. तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही पार्टीज़ को कैटेगराइज करता है. अब वो जो पार्टीज़ को कैटेगराइज करता है तो वो किस फॉर्म में करता है. 2 तरह की पार्टीज़ होती है, एक होती है रजिस्टर्ड, एक होती है अनरजिस्टर्ड. ठीक है, जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, रजिस्टर्ड पार्टीज़ में भी 2 तरह की पार्टीज़ होती हैं. एक रिकॉग्नाइज्ड होती है और एक अनरिकॉग्नाइज्ड होती है. ये रिकॉग्नाइज्ड है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है. रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के कुछ ट्रेट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ कुछ सीट्स उनको मिली हो, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स उनको मिले हों. ठीक है, तो उस तरह से वो पार्टी होती है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जिसने अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अपनी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये रिकॉग्नाइज्ड वाला टैग हासिल किया है. ठीक है, और ये टैग भी कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ही देता है. अब रिकॉग्नाइज में भी 2 तरह की पार्टीज होती हैं, एक स्टेट लेवल की, एक नेशनल लेवल की. स्टेट लेवल की पार्टीज और नेशनल लेवल की पार्टीज बनने के लिए भी किसी पार्टी को कुछ ट्रेट्स या फिर कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है. ठीक है, तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टीज का वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत और इसमें सेक्शन 29A जो है यहाँ पे ये इफेक्टिव होता है. कौन रजिस्ट्रेशन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़रूर करती है, लेकिन उसके डी रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रोविज़न नहीं है. ठीक है, अब देखो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के क्या क्राइटेरियाज हैं हम ये देखेंगे. फिर हम ये देखेंगे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के क्या क्राइटेरिया हैं और दोनों से क्या बेनिफिट्स होते हैं. ओके, अब देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आज की डेट में हमारे देश में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं.
ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, चलो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ पे नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन ये कौन सी हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, 6%। अब देखिए पहला क्राइटेरिया ये है कि 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स जो हैं, जो भी 4 स्टेट्स हैं, 4 से ज़्यादा स्टेट्स में पोल किए गए हैं, ये 6% वोट्स यहाँ तो सिक्योर करें। ठीक है, जनरल इलेक्शन में या तो लोकसभा के या स्टेट असेंबली के जनरल इलेक्शन में ये 6% वोट्स को सिक्योर करें, 4 या से ज़्यादा स्टेट्स में। सेकेंड इज एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम एनी स्टेट। ठीक है, तो किसी भी स्टेट में या अलग अलग स्टेट्स में 4 सीट्स कम से कम लोकसभा की ये सिक्योर करें। ओके, इसके अलावा एटलीस्ट, यहाँ पे देखिए आप, एटलीस्ट 2% सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, तो लोकसभा के हाउस में 2% सीट्स, यानी कि 11 सीट्स आज के हिसाब से देखें तो 11 सीट्स यहाँ पे इस पार्टी ने सिक्योर की हो, और वो भी 3 अलग अलग राज्यों से, कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से। तो ये हो गई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने की क्राइटेरिया। इसके अलावा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की बात करें अगर हम, तो देखो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला कि 6% ऑफ द वैलिड वोट्स उनको मिले हों किसी भी स्टेट में जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर लोकसभा के। सेकेंड है कम से कम 2 सीट्स उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में मिली हों, या फिर 3% जो है टोटल सीट्स के वो मिले हों इनको, और ये जो 3% सीट्स हैं एटलीस्ट 3 सीट्स मिली हों या फिर 3% सीट्स मिली हों, जो भी ज़्यादा हो वो मिला हो। तो देखो ये हो गए इसके क्राइटेरिया स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के। अब इनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नेशनल या स्टेट, इनके रिकॉग्नाइज्ड होने का क्या बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट तो ये मिलता है कि इनको एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड सिंबल अलॉट होता है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए बीजेपी है, तो बीजेपी का जो सिंबल है कमल का फूल यानी कि लोटस, वो हर स्टेट में किसी भी स्टेट में इलेक्शन लड़े, किसी भी नेशनल इलेक्शन लड़े, लोकसभा के, राज्यसभा के, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें बीजेपी का सिंबल कमल ही रहेगा। सिमिलरली कांग्रेस का भी जो सिंबल है वो जो हाथ है, पाम है, वही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सक्लूसिवली उन्हें ये जो सिंबल है ये अलॉट किया जाता है। जैसे ये नेशनल पार्टी की बात करी मैंने, वैसे ही स्टेट पार्टीज़ को भी जिस जिस स्टेट में वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट पार्टी के तौर पे, रीजनल पार्टी के तौर पे, उस स्टेट में उसका जो सिंबल है वो कांस्टेंट रहेगा और एक्सक्लूसिव रहेगा। बाकी जो पार्टीज़ हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको जो सिंबल्स बच जाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं उनको हर इलेक्शन में सेम सिंबल मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको सिर्फ एक प्रपोजर लगता है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और यहाँ पे 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स यहाँ पे उनको फ्री मिलते हैं। इसके अलावा टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चैनल्स पे, जैसे कि आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। इसके अलावा स्टार कैंपेनर्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको स्टार कैंपेनर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, सो दैट वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये स्टार कैंपेनर्स जो हैं, यूजुअली ये 20 स्टार कैंपेनर्स की परमिशन होती है नॉमिनेशन की, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो स्टेट एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको 40 स्टार कैंपेनर्स के नॉमिनेशन की अलाउ होता है कि आप 40 स्टार कैंपेनर यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हो। इन सभी के अलावा जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं स्टार कैंपेनर्स के, उनको इलेक्शन एक्सपेंडिचर में यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ के लिए। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। तो आपने सुना होगा ऑक्सीजन के जनरेशन के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, पीएसए टेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। इसके प्लांट्स कई सारे बनाए जा रहे हैं इंडिया में, और गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बनाए हैं प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी पे। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड-19। क्या ये ऑक्सीजन को जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है कोविड-19 के टाइम्स पे? तो ये सही स्टेटमेंट है। इट यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ एड्जॉर्प्शन एट लो प्रेशर एंड रीजनरेशन एट हाई प्रेशर। ये एड्जॉर्प्शन को लो प्रेशर पे एंड रीजनरेशन को हाई प्रेशर पे यूज़ करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो उल्टा है, एड्जॉर्प्शन होता है हाई प्रेशर पे और रीजनरेशन होता है लो प्रेशर पे। ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो है वो जियोलाइट है। ये स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आप कोई और चीज़ देख के क्या कुछ और आंसर मार्क कराएं, आपको आंसर पता हो फिर भी। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी ओनली 2। ठीक है,
ओनली 2 वुड बी द राइट ऑप्शन बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। अब देखो बेसिकली प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ऑक्सीजन जनरेट करने की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। अब देखो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में कुछ डिफरेंस होता है, आगे समझाती हूँ मैं आपको। पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। देखो प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो फील्ड हॉस्पिटल्स बनाएंगी, ठीक है। फील्ड हॉस्पिटल्स क्या हैं, टेम्पररी हॉस्पिटल्स होंगे जिसमें लगभग 10,000 बेड्स की सुविधा होगी, ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा होगी। और ये जो बेड्स हैं ये कहाँ बनाए जाएंगे, ये इंडस्ट्रीज़ के पास में सेटअप की जाएंगे, उन इंडस्ट्रीज़ के पास में जहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन की जो सुविधा है वो है। और कौन सी ऑक्सीजन की सुविधा, ये प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेशन की सुविधा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अब देखिए ये टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन जनरेशन की एक टेक्नोलॉजी है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि देखिए इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, स्पेशली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। उसमें से जो हमारे काम की गैस है जैसे कि ऑक्सीजन, उसको हम सेपरेट करेंगे अंडर हाई प्रेशर। और ये हाई प्रेशर पे कैसे सेपरेट होगी, थ्रू एब्जॉर्बेंट मटेरियल, एड्जॉर्बेंट मटेरियल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। एड्जॉर्प्शन जो होता है इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सरफेस पे चिपक जाती हैं, अधर हो जाती हैं, ठीक है। तो इन इम्प्योरिटीज़ के सरफेस पे चिपक जाने से जो प्योर गैस है वो पास ऑन हो जाती है साइड में। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है एड्जॉर्प्शन की, ये होती है हाई प्रेशर पे, ओके। और ये पूरी जो होती है ये सरफेस से रिलेटेड है। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो भी प्योरिटी इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व हो जाती है किसी भी फ्लूइड में, और ये पूरे वॉल्यूम पे असर करता है, ठीक है। यहाँ पे पूरे सरफेस पे था सिर्फ, यहाँ पे पूरे वॉल्यूम पे असर करता है। आप देख सकते हैं ये अंदर जाता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ चिपक रहा है वो सरफेस पे, ठीक है। इम्प्योरिटीज जो हैं वो सिर्फ सरफेस पे चिपक रही हैं। सो अब देखो यहाँ पे ऐसा ये पूरा सिस्टम होता है। इस तरह से इम्प्योरिटीज़ या जो अलग अलग दूसरी गैसेज हैं वो यहाँ पे चिपक जाती है सरफेस से, और बाकी जो ऑक्सीजन है वो सेपरेट हो जाती है। ये जो होता है ये हाई प्रेशर पे होता है, इसी को कहते हैं एड्जॉर्प्शन, ओके। और जब ऑक्सीजन पूरी तरह पास हो गई तो रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में लो प्रेशर पे दिया जाता है रीजनरेशन को। और रीजनरेशन में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज चिपकी हुई थी सरफेस से वो सब रिलीज हो जाती हैं लो प्रेशर पे, उसे कहते हैं रीजनरेशन, ओके। ये नियर एम्बियंट टेम्परेचर पे काम करता है। नियर एम्बियंट टेम्परेचर का मतलब क्या है, यानी कि रूम टेम्परेचर के आसपास इसको ये काम करता है। और ये क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे अलग होता है। देखो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, टेम्परेचर के बेसिस पे गैसेस को अलग किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे जो है गैसेस को अलग किया जाता है, और उसमें एड्जॉर्प्शन का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एड्जॉर्बेंट मटेरियल है, जो सरफेस है वो कौन सी होगी, जियोलाइट की होगी। मोस्टली जियोलाइट की सरफेस को ही यहाँ पे एड्जॉर्बेंट मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, जो कि जो बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं या इम्प्योर गैसेज हैं उनको ट्रैप कर लेती है, और जो हमारी टारगेट गैस ऑक्सीजन है उसको हाई प्रेशर पे रिलीज़ करती है। और ये जो प्रोसेस है देन स्विंग्स टू लो प्रेशर, इसीलिए इसको स्विंग कहा गया, प्रेशर स्विंग। प्रेशर स्विंग मतलब हाई प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन हुआ, ऑक्सीजन को सेपरेट किया गया, और फिर उसके बाद लो प्रेशर पे स्विंग हो गई पूरी टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे स्विंग होने के बाद रीजनरेशन हुआ। रीजनरेशन किसका हुआ, जो भी इम्प्योरिटीज़ या दूसरी गैसेज मिक्सड थी ऑक्सीजन के साथ उनका रीजनरेशन हुआ। तो इस तरह से पूरी ऑक्सीजन जो है वो जनरेट होती है और सेपरेट होती है बाकी सारी मिक्सड गैसेज से, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रू ड्रैगन, ठीक है। क्रू ड्रैगन क्या है यहाँ पे देखिए, तो क्रू ड्रैगन के बारे में बात करनी है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट टू टेक ह्यूमंस टू स्पेस। ये पहली प्राइवेट फ्लाइट थी जिसने ह्यूमंस को स्पेस में लॉन्च किया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ड्रैगन 2, अ क्लास ऑफ रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड बाय नासा। तो ये ड्रैगन 2 का पार्ट है जो कि रीयूजेबल रॉकेट है, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो नासा ने डेवलप किया है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ डेमो 2 मिशन, ये डेमो 2 मिशन का पार्ट है। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहली बार किसी प्राइवेट फर्म की प्राइवेट फ्लाइट ने ह्यूमंस को स्पेस में लॉन्च किया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया है। सेकेंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रैगन 2,
ये सही है, ड्रैगन 2 मिशन का ही पार्ट था ये। ड्रैगन 2 क्या है, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। और ड्रैगन 2 जो रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है ये नासा ने नहीं बनाया, ये स्पेस एक्स जिस फ्लाइट ने, जिस कंपनी ने यहाँ लॉन्च किया है क्रू ड्रैगन को, स्पेस एक्स, उसी ने ये रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट भी बनाए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हालांकि ड्रैगन 2 का पार्ट है, हालांकि ये रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट हैं, लेकिन इनको नासा ने नहीं, स्पेस एक्स ने बनाया है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमो 2 मिशन। डेमो 2 क्या था, डेमो 2 मिशन क्या था, ये मिशन था कि किस तरह से हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ह्यूमंस को छोड़ के आएंगे, ठीक है, अंडर क्रू ड्रैगन मिशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ओनली 1 and 3 ऑप्शन आर सही, ठीक है, 1 and 3 ऑप्शन सही है, यानी कि बी स्टेटमेंट, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ओनली 1 and 3। ओके, यहाँ पे देखिए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, ये जो है ये क्रू ड्रैगन यहाँ पे लॉन्च करने में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को कामयाब हुआ है, और अब ये उन एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ पे लेके भी आया है। तो स्पेस एक्स कैप्सूल ब्रिंग्स एस्ट्रोनॉट्स बैक टू अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा जीएस पेपर 3 से लिंक करेगा, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, और जो पुराना हमने क्वेश्चन डील किया था, जो पीएसए टेक्नोलॉजी थी, वो भी साइंस एंड टेक का ही पार्ट था, ठीक है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, स्पेस एक्स जो है ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने ह्यूमंस को स्पेस में लॉन्च किया है। और ह्यूमंस को स्पेस में लॉन्च अब तक किन किन कंट्रीज ने किया है, यूएस, रशिया एंड चाइना। एंड इन सभी में स्पेस एक्स पहली प्राइवेट फर्म है जिसने कि ह्यूमंस को लॉन्च किया है अपनी टेक्नोलॉजी से। देन ये इवेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री है, वहाँ पे प्राइवेट फर्म्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इस इवेंट के बाद बढ़ने को दिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्रू ड्रैगन क्या है, क्रू ड्रैगन जो है ये ड्रैगन 2 का पार्ट है। ड्रैगन 2 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ड्रैगन 2 क्या है, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो स्पेस एक्स ने ही बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे ये 5th क्लास है यूएस स्पेसक्राफ्ट का, जिसने कि ह्यूमंस को स्पेस में छोड़ा है। पहला था मरकरी, दूसरा था जेमिनी, फिर अपोलो और फिर स्पेस शटल प्रोग्राम्स। पांचवा है क्रू ड्रैगन, ओके। और ये जो रॉकेट जो इनको लेके गया था वो था फैल्कन 9, ओके। ये फैल्कन 9 जो था ये इनको लेके गया था, और ये भी स्पेस एक्स ने ही बनाया था। और ये डेमो 2 मिशन के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था, और डेमो 2 नासा और स्पेस एक्स का मिशन था। डेमो 2 के अंतर्गत ये एग्रीमेंट हुआ था कि स्पेस एक्स की टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन का यूज़ करते हुए एस्ट्रोनॉट्स को, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छोड़ा जाएगा और उन्हें वापस लाया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। इंडिया की बात करें, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का कितना पार्टिसिपेशन है स्पेस इंडस्ट्री में, तो देखो अभी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन कोशिशें जारी है कि ये जो पार्टिसिपेशन है स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर का, वो इंक्रीज हो। इसके लिए इसरो ने अभी रिसेंटली, इसरो के अंतर्गत ही एक कमर्शियल आर्म का हमने लॉन्च की थी 2019 में, एक पीएसयू जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये कोशिश कर रही है कि हमारे इंडिया का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके स्पेस में, स्पेस इंडस्ट्री में, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट याद रखना। अबाउट ऑलिव रिडली टर्टल्स, तो ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। ये वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के। ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड इज दे आर मेजरली हर्बीवोरस। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये मेजरली कार्निवोरस होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये वल्नरेबल हैं IUCN रेड लिस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये एंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है। ये मेनली हर्बीवोरस नहीं, कार्निवोरस है, और वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो 1 तो सही है, 2 and 3 गलत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही होगा, ओनली 2 and 3, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? ऑलिव रिडली टर्टल्स न्यूज़ में इसीलिए थे क्योंकि इस साल इनकी मास नेस्टिंग डिले हो गई है, ठीक है। ऑलिव रिडली टर्टल्स स्टे अवे फ्रॉम ऋषिकुल्या इन ओडिशा दिस ईयर। तो ऋषिकुल्या एक बहुत इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल्स की इंडिया में। ये बेसिकली उड़ीसा के कोस्ट पे आती है ऋषिकुल्या जो साइट है,
और यहाँ पे इस साल ऑलिव रिडली टर्टल्स प्रॉपरली नहीं आए या डिले के साथ आए, तो इससे इन्वायरमेंटलिस्ट बहुत चिंतित थे, बहुत कंसर्न्ड थे। तो इस पे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेना है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये डाउन टू अर्थ मैगजीन का एक आर्टिकल है, पेपर 3 से रिलेट करेगा एनवायरमेंट से। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक स्पीसी डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पीसी डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना किसी भी स्पीसी के लिए। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वो कौन से हैबिटेट में पाया जाता है, कौन कौन सी जगह उसके लिए फेमस है वर्ल्ड में और इंडिया में। उसके बाद कौन कौन से प्रोटेक्शन स्टेटस उनके पास है, साइट्स का है कि नहीं, वो हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके कौन से शेड्यूल में आता है, IUCN रेड लिस्ट के कौन सी कैटेगरी में आता है, फिर उसके हैबिटेट के बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद उसके कुछ मेजर फीचर्स हों तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं इंडिया और वर्ल्ड के द्वारा, वो सब भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स की बात करते हैं। कोस्ट ऑफ उड़ीसा जो है ये लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली का, ठीक है। तो उड़ीसा का साइट सबसे बड़ा मास नेस्टिंग साइट है जहाँ पे मास नेस्टिंग होती है ऑलिव रिडली टर्टल्स की। इसके बाद आता है मेक्सिको एंड कोस्टा रिका। मेक्सिको एंड कोस्टा रिका में भी ये मास नेस्टिंग होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उड़ीसा कोस्ट होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि उड़ीसा कोस्ट पे कितनी सारी नेस्टिंग साइट्स हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स की, ठीक है। और ये ऑलिव रिडली टर्टल जो है ना, ये UPSC का फेवरेट स्पीसी है, बहुत बार पूछा गया इनके बारे में, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स हैं, जितने भी सी टर्टल्स हैं उसमें सबसे अबंडेंट और सबसे छोटी साइज के टर्टल्स हैं ये। कार्निवोरस होते हैं मेजरली, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वार्म वाटर्स में मिलते हैं ये, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के। अरीबादास, देखो अरीबादा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये जो है ये टर्म बताती है मास नेस्टिंग को, ठीक है। मास नेस्टिंग में सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में एक साथ बहुत सारे टर्टल्स यहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं, ठीक है, एग्स देते हैं और उसके बाद से उसमें से दूसरे ऑलिव रिडली टर्टल्स जो यंग वंस होते हैं उनके वो हैच होते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन ओलिविया हमने चलाया था इंडिया ने, ठीक है, इनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया था ये ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, ओके। और मेटिंग एंड ब्रीडिंग सीजन इनका कौन सा होता है, विंटर्स इनका सीजन होता है मेटिंग एंड ब्रीडिंग का। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें लगभग 5 शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल 1 जो है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है जो भी स्पीसीज इसमें होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑलिव रिडली टर्टल्स के मास नेस्टिंग साइट्स की बात कर रहे थे हम, तो देखो नेस्टिंग साइट्स इंडिया में कौन कौन सी है। इंडिया में देखिए उससे पहले यहाँ देख लेते हैं। देखो जो यहाँ पे आपको रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, वो मेजर साइट्स हैं और जो येलो स्पॉट्स हैं वो माइनर साइट्स हैं। तो हमने बात किया था मेक्सिको साइट पे आपको मिलेगा, ठीक है, मेक्सिको में मिलेगा, कोस्टा रिका में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे साउथ अमेरिका के ऊपर सेंट्रल अमेरिका साइड पे, और इंडिया के आसपास मिलेगा। ये जो है मेजर साइट्स है। यहाँ पे आप देखिए ये इंडियन ओशन, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन दिखेगा, यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा और यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। जो इसके वार्म वाटर्स हैं, वार्म वाटर्स कहाँ होते हैं, देखो कॉन्टिनेंट्स के आसपास, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे वार्म वाटर मिलेंगे आपको, तो इसीलिए ये कॉन्टिनेंट्स के आसपास इन तीनों ओशंस में ये मास नेस्टिंग साइट्स मिलती है आपको ऑलिव रिडली टर्टल की। इंडिया की बात करें तो देखो इंडिया में ये है हमारा इंडिया, और इंडिया का ये है उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा कोस्ट पे कई सारे इसके मास नेस्टिंग साइट्स हैं, जैसे कि एक है गहिरमाथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देवी माउथ, देवी रिवर का माउथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऋषिकुल्या, ये ऋषिकुल्या रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ऋषिकुल्या के साइट पे मास नेस्टिंग होती है। ऋषिकुल्या के पास में ही चिलिका लेक भी है, ठीक है। और जो गहिर माता है उसमें महानदी रिवर फ्लो होती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ देखते हैं होप आइलैंड जो है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे मिलता है मेनली ऑलिव रिडली टर्टल्स। फिर गहिर माथा उड़ीसा में, अस्तारंगा उड़ीसा में, बीच ऑफ ऋषिकुल्या ये भी उड़ीसा में है, और देवी रिवर का माउथ ये भी उड़ीसा में है। तो ये जो नेस्टिंग साइट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ये सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड इज रिलेटेड टू व्हाट, ब्रिंगिंग बैक इंडियंस इन टाइम्स ऑफ कोविड पेंडेमिक, टू ब्रिंग ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स टू इंडिया, टू ब्रिंग वैक्सीन्स टू कर्ब कोविड इन इंडिया, या नन ऑफ द अबव। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे रिलेटेड है, पहला ऑप्शन है कि इंडियंस को वापस इंडिया लाना,
सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाना, ऑक्सीजन कंटेनर्स लाना इंडिया में। थर्ड ऑप्शन है वैक्सीन्स को लाना इंडिया में। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है बी, ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स इंडिया में लाना। देखो अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, इससे कुछ समय पहले, एग्जैक्टली 1 साल पहले, जुलाई 2020 की बात है, समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इंडियंस को, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था वो भी, और इंडियंस को हमें वापस भारत लाने के लिए हमने वो ऑपरेशन लॉन्च किया था। समुद्र सेतु 2 जो है, आज की कंडीशंस को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंटेनर्स को इंडिया लाना, ये यहाँ पे प्रायोरिटी है समुद्र सेतु 2 की। ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों था, देखिए आप यहाँ पे न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। इंडियन नेवी लॉन्चेज ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 टू ब्रिंग मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है ऑक्सीजन को लाने के लिए अब्रॉड से। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवी के स्पोक्स पर्सन का ट्वीट है यहाँ पे कि इंडियन नेवी लॉन्चेस ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ऑगमेंट ऑनगोइंग नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लाने के लिए पूरा ये मिशन लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन से दो चार जो शिप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक है INS कोलकाता, फिर INS तलवार, यहाँ पे आप देखिए INS जलश्वा। ठीक है, उसके बाद INS ऐरावत भी है। बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से जाके ये मेडिकल ऑक्सीजन ला रहे हैं, ऑक्सीजन कंटेनर्स ला रहे हैं। ठीक है, तो ये समुद्र सेतु 2 की बात हुई है हमारी। समुद्र सेतु 1 जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन नेवी का था, और उसमें क्या किया गया था, इंडियन नेवी ने इंडियंस को वापस लाने के लिए इंडिया में फॉरेन कंट्रीज से ये मिशन लॉन्च किया था। और इसमें कौन कौन सी शिप्स इन्वॉल्व थी, एक थी INS जलश्व और एक थी INS मगर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि INS राहत और INS सुकून सेम मिशन इंडियन नेवी ने लॉन्च किए थे आज से कुछ सालों पहले। ये दोनों मिशन किससे रिलेटेड हैं, INS राहत एंड INS सुकून। ठीक है, कौन सी कंट्रीज से इंडियंस को वापस लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किए गए थे। देन लास्ट क्वेश्चन है आज का, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सेडिशन लॉ इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेडिशन लॉ के बारे में आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट फॉल्स अंडर द सेक्शन 124A ऑफ IPC। 124A ऑफ IPC, ये जो धारा है इसके अंतर्गत ये सेडिशन लॉ पड़ता है। इट वॉज फर्स्ट यूज टू प्रोसिक्यूट बाल गंगाधर तिलक इन 1897। तो बाल गंगाधर तिलक वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स या सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिनके ऊपर ये लॉ, सेडिशन लॉ के अंतर्गत चार्जेस लगाए गए थे 1897 में। इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों थी, देखो ये न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल हुई है। इस पिटीशन में जो पिटीशन करता है उसने ये कहा है कि सेडिशन लॉ जो इंडिया में है सेक्शन 124A ऑफ IPC, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत वेग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को लेकर सेंटर से जवाब मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेडिशन क्या है, अब देखो सेडिशन जो है स्टार्टिंग में जब ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, वो था थॉमस मैकले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1837 में। ठीक है, थॉमस मैकले वही हैं जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी भी लाई थी इंडिया की। ठीक है, मैकले मिनट्स बोलते हैं इनके एजुकेशन पॉलिसी को। 1835 में ये पॉलिसी लाए थे और इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, कि हम सभी को एजुकेट नहीं करेंगे इंडियंस को, हम सिर्फ कुछ इंडियंस को एजुकेट करेंगे जो हमारे काम के हैं। वो इंडियंस जिनको हम एजुकेट करेंगे वो बाकी इंडियंस को संभाल लेंगे। ये इन्होंने पॉलिसी लाई थी जिसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है, तो थॉमस मैकले की ये पॉलिसी थी और इन्होंने ही 1837 में सेडिशन का लॉ लाया था इंडिया में, जो कि बाकी आगे चल के जब 1860 में IPC आया, इंडियन पीनल कोड, तो इसे ओमिट कर दिया गया था। लेकिन 1870 में फिर से अमेंडमेंट के द्वारा इसको सेडिशन को वापस इंक्लूड किया गया IPC में अंडर सेक्शन 124A। ठीक है, अब सेडिशन क्या है, सेडिशन देखो कोई भी पर्सन अगर थ्रू वर्ड्स स्पोकन और रिटन, साइंस या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन से कोई भी ऐसा काम करता है जिससे हेट्रेड पैदा होता है या फिर डिसअफेक्शन पैदा होता है कंट्री में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, तो उसको सेडिशन कहा जाता है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें अगर आपको चार्ज किया जाता है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। पनिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का
इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है। और जिस भी पर्सन को इसके अंतर्गत चार्ज किया जाता है उसको कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अंतर्गत जो सेडिशन लॉ है, इसके अंतर्गत कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को चार्ज किया गया था, प्रोसिक्यूट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा महात्मा गांधी को भी 1920s में, शायद 1922 में चार्ज किया गया था सेम लॉ के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए हमको ये चीज़ें याद रखनी है। इससे रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस भी हैं, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। एक था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की, इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल माना था उन्होंने इस एक्ट को इंडिया में। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। लास्ट टाइम आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट्स किए थे जॉइंट सेशन के बारे में, आर्टिकल 108 के बारे में, सो आई एम ग्लैड दैट यू कमेंटेड। आप में से किसी एक ने लास्ट टाइम इंडियन मैप्स के बारे में बात की थी कि जो मैंने 2 मैप्स लगाए थे इंडिया, उसमें दिख रहा था। ठीक है, उसमें से कुछ जो पोर्शन था पीओके वाला वो पाकिस्तान में दिखाया गया था और अक्साई चीन वाला चाइना में दिखाया गया था। तो आई अग्री, ये डिस्प्यूटेड पोर्शंस हैं। मैंने वो जो मैप्स यूज़ किए थे वो मेनली आपको जो पोजीशंस में आपको दिखाना चाहती थी, जो लोकेशंस जैसे इजराइल और सेंट्रल एशिया वाली, उन पोजीशंस, उन लोकेशंस के लिए वो हाईलाइटेड मैप्स मैंने यूज़ किए थे। लेकिन हाँ, जो ये पोजीशंस हैं पीओके और अक्साई चीन वाली, ये आज भी डिस्प्यूटेड हैं। तो इसे किसी भी कंट्री के अंतर्गत हम कह नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर रेक्टिफाइंग मी, और दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।